हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है राजेश चमोला, टीचर साइंस आईसीटी वर्चुअल क्लास देहरादून। और स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th साइंस के चैप्टर नंबर 2 के ऊपर अम्ल, क्षारक एवं लवण। इस चैप्टर के बारे में हमने पिछली क्लास में ये देखा था कि किस प्रकार से हमने अम्ल और क्षारकों के रासायनिक गुणधर्म होते हैं इनको समझा। किस प्रकार से अम्ल और क्षारकों की अम्ल की अभिक्रिया हमने धातु ऑक्साइड के साथ देखी थी, धातु कार्बोनेट, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया देखी थी, एवं क्षारकों की अभिक्रिया हमने अधात्विक ऑक्साइड के साथ देखी थी। इस प्रकार के हमने अभिक्रिया देखी थी। अभिक्रिया में बनने वाले बाई प्रोडक्ट्स, जिनमें से 2 प्रोडक्ट्स मैं आपको पिछली क्लासेस से भी काफी जोर दे करके कह रहा हूं कि हाइड्रोजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड जो गैसेज हैं, इनके टेस्टिंग कैसे आप चेक करेंगे कि हाइड्रोजन गैस बनी है, कैसे आप चेक करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी है, इनकी टेस्टिंग आपको याद होनी चाहिए। एग्जाम में आपको इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन मिल सकते हैं। आज के क्लास में स्टूडेंट्स हम पिछले क्लास के बेसिस पर कुछ 1-2 जो आपके बुक के क्वेश्चंस हैं इनको सॉल्व करते हैं, इनको समझने की कोशिश करते हैं। और फिर आज हम जो पढ़ेंगे वो ये पढ़ेंगे कि जलीय विलयनों में अम्ल एवं क्षारक किस प्रकार से इन्हें हम चेक करते हैं, क्या इनके आयंस बनते हैं। हम एक प्रयोग के द्वारा इनको समझेंगे और फिर हम समझेंगे कि किस प्रकार से अम्ल एवं क्षारकों का तनुकरण किया जाता है, यानी डाइल्यूशन किया जाता है। ठीक है। और यदि आज समय लगा तो हम पीएच स्केल के बारे में भी कुछ जानकारी लेंगे, नहीं तो अगली क्लास में हम पीएच स्केल को समझेंगे। तो कंटिन्यू करते हैं स्टूडेंट्स आज की क्लास। फिलहाल पिछली क्लास से संबंधित कुछ 1-2 क्वेश्चन जो आपकी बुक में है वो ये है कि धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया होने पर सामान्यतः कौन सी गैस निकलती है। ठीक है, एक उदाहरण के द्वारा समझाइए इस गैस की उपस्थिति की जांच आप कैसे करेंगे। ये पूरा क्वेश्चन हम एज इट इज कर चुके हैं। धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया होने पर सामान्यतः कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन गैस निकलती है। हमने देखा था धातु और अम्ल की अभिक्रिया हो रही थी, लवण एवं हाइड्रोजन गैस बन रही थी। पिछला क्वेश्चन हमने इसके बेसिस पर था कि पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखने चाहिए। तो एक ही अभिक्रिया, उस पर 2 अलग अलग क्वेश्चन किस प्रकार से बन गए आपने देख लिया। धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया होने पर हाइड्रोजन गैस निकलती है। एक उदाहरण के द्वारा समझाइए। उदाहरण आप दे दीजिए। कोई आप धातु ले लीजिए, जिंक धातु ले लेते हैं। कोई आप अम्ल ले लीजिए, अम्ल की जगह पर हम तनु सल्फ्यूरिक अम्ल ले लेते हैं, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ले लेते हैं। जब इनकी आपस में रिएक्शन होगी तो हमने कहा था जिंकेट बना था, है ना, तो सॉरी लवण बना था एक। ठीक है, और उसके बाद हाइड्रोजन गैस निकली थी। तो इस अभिक्रिया को मैं भी आपको लिख करके भी समझा दूंगा, क्योंकि पिछली क्लास में भी हमने इसे लिखा है, तो इन शॉर्ट हम इसे समझ लेंगे। एक और क्वेश्चन है, कोई धातु यौगिक ए तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो बुदबुदाहट उत्पन्न होती है। इससे उत्पन्न गैस जल्दी मोमबत्ती को बुझा देती है। यदि उत्पन्न यौगिकों में से एक कैल्शियम क्लोराइड है तो अभिक्रिया के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण आपको लिखनी है। तो धातु यौगिक ए तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो बुदबुदाहट के साथ एक गैस उत्पन्न होती है। इस गैस का आप नाम समझ लीजिए स्टूडेंट्स, इस गैस का नाम है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, बुदबुदाहट के साथ। ठीक है, कोई धातु यौगिक ए तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो बुदबुदाहट उत्पन्न होती है। इससे उत्पन्न गैस जल्दी मोमबत्ती को बुझा देती है। क्वेश्चन आप समझ गए, इससे उत्पन्न गैस जो है जलती मोमबत्ती को बुझा देती है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड और जलती हुई मोमबत्ती के संबंधित हमने एक प्रैक्टिकल हाइड्रोजन गैस के साथ भी करा था। तो जब हाइड्रोजन गैस के सामने जलती हुई मोमबत्ती लेके जाएंगे तो वो पटाखे जैसी ध्वनि के साथ वो जो बबल्स होंगे, हाइड्रोजन के बबल्स, वो फूटेंगे। और यदि कार्बन डाइऑक्साइड गैस के सामने आप जलती हुई मोमबत्ती ले जाएंगे तो ये मोमबत्ती बुझा देगा। बात ध्यान है, बुदबुदाहट के साथ उत्पन्न होगी और जलती हुई मोमबत्ती को बुझा देगी। यदि उत्पन्न यौगिकों में से एक कैल्शियम क्लोराइड है, एक यौगिक बना है कैल्शियम क्लोराइड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हमने यूज करा था अभिकारक में, और कैल्शियम क्लोराइड बना है, तो इस अभिक्रिया का एक संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। तो इस अभिक्रिया के लिए एक संतुलित रासायनिक समीकरण लिखनी है। लैंग्वेज देखिए आप क्वेश्चन की कितनी लंबी हो गई है, किस तरीके से क्वेश्चन को घुमा करके पूछा गया है। इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, इसके लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखेंगे। और आज हम देखेंगे कि अम्ल एवं क्षारकों में क्या कुछ समानताएं भी होती हैं, यदि होती हैं तो वो किस प्रकार से होती हैं। तो आगे की जानकारी को हम समझते हैं अपने स्मार्ट बोर्ड पर। चलिए स्मार्ट बोर्ड पर। तो स्टूडेंट्स, जो दूसरा क्वेश्चन है जिसमें हम देख रहे हैं
कि कोई धातु यौगिक ए, सपोज जो क्वेश्चन में दिया हुआ है पहले उसको लिखते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है, या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करी तो बुदबुदाहट उत्पन्न होती है और इससे उत्पन्न गैस जलती हुई मोमबत्ती को बुझा देती है, मतलब ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो गई। ठीक है, उत्पन्न यौगिकों में से एक कैल्शियम क्लोराइड है, हमें ये भी पता चल गया, एक है कैल्शियम क्लोराइड। तो इस अभिक्रिया के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। तो इधर अगर कैल्शियम क्लोराइड है तो मतलब इधर कोई कैल्शियम का ही यौगिक रहा होगा, है ना, और साथ में क्या बनी है, कार्बन डाइऑक्साइड, तो कैल्शियम रहा होगा और ये CO2 कहाँ से आई, क्योंकि इसमें कार्बोनेट रहा होगा। तो हमें पता चल गया जो ये यौगिक ए है ये है कैल्शियम कार्बोनेट, और हमें पता है इस अभिक्रिया में एक और प्रोडक्ट बनता है जल। बात समझ में आ गई? तो अभिक्रिया में लिख सकता हूँ अच्छे तरीके से, ये अभिक्रिया रही होगी, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस HCl गिव्स कैल्शियम क्लोराइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, जल। अभिक्रिया को संतुलित करते हैं तो हमें दिख रहा है कि अभिक्रिया लगभग संतुलित है, लेकिन यहाँ एक क्लोरीन 2 हो गए हैं, यहाँ एक है तो इसको 2 कर देते हैं। ठीक है, अब लगभग, हाँ अब ये बैलेंस हो गई, हाइड्रोजन इधर 2 है, क्लोरीन 2 है, इधर हाइड्रोजन क्लोरीन दोनों 2-2 हो गई। बात समझ में आई? तो आप इसमें और क्या काम आप करेंगे, नाम लिखेंगे सबकी, ठीक है, जो अभिक्रिया में आपको दिए हुए, और ये अभिक्रिया क्या होगी, पूर्ण हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स हम आज आगे की बात को डिस्कस करते हैं, आगे के टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं, जिसमें कि हमने देखना है कि अम्ल एवं क्षारकों के बीच क्या समानताएं हैं। चलिए इसको समझते हैं। सपोज हम लेते हैं कुछ अम्लीय कुछ विलयनों को हम लेते हैं। सपोज हम लेते हैं कुछ 3-4 विलयन को, जैसे सपोज HCl हमने ले लिया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हमने लिया सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, हमने लिया ग्लूकोज, ग्लूकोज सबको पता है इसका सूत्र C6H12O6, और हमने लिया कोई एल्कोहल। तो एल्कोहल में आपको पता होगा, एल्कोहल में प्रकार से होता है, सपोज कोई एल्कोहल है तो उसके लास्ट में OH लिखा रहता है। ठीक है, सपोज CH3 है, सपोज एक एल्कोहल का मैंने यहाँ पे नाम लिख दिया ताकि हम समझ सकें इसको। ठीक है, तो सपोज ये एक एल्कोहल है, इसका नाम है मैथिल एल्कोहल। अब हम क्या करेंगे, हम एक सिस्टम इसमें बनाते हैं कुछ इस प्रकार का, इसको समझिए। एक बीकर हम लेते हैं, इस बीकर में हमने ये विलयन को ले लेना है, जो भी हमने यहाँ पर विलयन बनाए हैं ये वाले, इसमें हमने ये विलयन को ले लेना है। ठीक है, इसमें हम 2 इलेक्ट्रोड्स लगाते हैं कुछ इस प्रकार से, सपोज इलेक्ट्रोड्स हो गए सपोज, और यहाँ से हम एक विद्युत परिपथ का निर्माण कर देते हैं। वेट अ मिनट, यहाँ से हम एक विद्युत परिपथ का निर्माण कर देते हैं, एक स्विच लगा देते हैं इसमें, ठीक है, और एक बैटरी लगा देते हैं यहाँ पर। छह वोल्ट की एक बैटरी लगा देते हैं, ठीक है, और इसके बाद एक बल्ब यहाँ पर लगा देते हैं। ये एक विद्युत परिपथ हमारा बन गया है लगभग। इसको आप थोड़ा अच्छे तरीके से बनाइएगा। ये लीजिए, ये हमने विद्युत परिपथ बनाया, इसमें ये तो हो गया स्विच, ये हो गया बल्ब, ये हो गई बैटरी, और ये इसका परिपथ है। ये एक बीकर है, इसमें ये एक कॉर्क है, रबर की कॉर्क के ऊपर आप ये 2 कील लगा लेंगे। ये जो आपको इलेक्ट्रोड दिख रहे हैं ये कील है, लोहे की कील। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, जो विलयन लेंगे हम
ये लेंगे इन वाले में से विलयन जो H2SO4 है, इनको हम डाइल्यूट करके, ठीक है, और जो भी ये अम्लीय विलयन है इसको हम लेते हैं। जब हम इस एक्सपेरिमेंट को पूरा सेटअप कर लेंगे, सपोज हमने HCl इसमें डाला, सपोज हमने फर्स्ट टाइम HCl से स्टार्ट करा, सबसे पहले हमने इसमें HCl का विलयन लिया और यहाँ से स्विच को ऑन किया, स्विच को ऑन किया तो ये बल्ब हम देखते हैं कि ये जलने लगता है। ये बल्ब क्या होता है, जलने लगता है। ठीक है, अभी सिर्फ इतना देखेंगे, जो हमने प्रैक्टिकल करा उसको देखते जाएंगे। H2SO4 के साथ भी करते हैं, यही होता है सेम चीज। पहले H2SO4 का विलयन डालते हैं, फिर उसके बाद यहाँ से स्विच ऑन करते हैं तो ये बल्ब जलने लगता है। ग्लूकोज के साथ और अल्कोहल के साथ ये नहीं होता है। ग्लूकोज के साथ और अल्कोहल के साथ ये नहीं होता है। अब हम यहाँ पर से क्वेश्चन देखते हैं कि क्यों HCl और H2SO4 ने ये विद्युत का चालन यहाँ पर किया है और क्यों ग्लूकोज और अल्कोहल ने विद्युत का चालन नहीं किया। तो यहाँ से हमें एक बात पता लगी, HCl एवं H2SO4 विद्युत का चालन करते हैं। विद्युत का चालन मतलब इनसे होकर के इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है इस वाले माध्यम में। तो मतलब ये सॉल्यूशन में जो है, ये सॉल्यूशन जो है HCl और H2SO4 का जो विलयन हमने बनाया था, ये विद्युत का चालन करते हैं। प्रैक्टिकल के बेसिस पर हमने बात बताया। और ग्लूकोज एवं अल्कोहल के विलयन नहीं करते हैं विद्युत का चालन। तो हमने देखा ऐसा क्यों करते हैं। जब हमने इसको समझने की कोशिश करी, जब हमने विलयन बनाया HCl और जल का, तो हमने ये देखा कि यहाँ पर एक आयन बन रहा है, हाइड्रोनियम आयन। यहाँ पर एक आयन बनता है, हाइड्रोनियम आयन। बात ध्यान रहेगी, कौन सा आयन बना है ये बना है हाइड्रोनियम आयन। ये हाइड्रोनियम आयन बेसिकली बनता है, इसके नीचे मैं नाम लिख लेता हूं इसका, हाइड्रोनियम आयन। जो ये H3O आपको दिख रहा है, ये हाइड्रोनियम आयन है। ये बेसिकली बनता है जब आप ये अम्ल को जल में घोलते हैं तो ये H+ और Cl- में टूट जाता है, ठीक है, हाइड्रोजन आयन। लेकिन ये हाइड्रोजन आयन इस H2O के साथ मिलकर के हाइड्रोनियम बना लेता है। तो जब आप अल्टीमेटली देखेंगे, जब तनु अम्लीय विलयन मतलब अम्ल और पानी को आप मिलाएंगे तो आपको हाइड्रोनियम आयन मिल गया। और इस आयन की वजह से विद्युत का चालन संभव हो पाता है। बात समझ में आ रही है। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा तनु सल्फ्यूरिक अम्ल विद्युत का चालन करते हैं, जबकि ग्लूकोज एवं अल्कोहल नहीं। और हाइड्रोजन सब में प्रेजेंट है, देखो इसमें भी हाइड्रोजन, इसमें भी हाइड्रोजन, इसमें भी हाइड्रोजन और इसमें भी हाइड्रोजन। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है कि सिर्फ यही दो विद्युत का चालन कर रहे हैं और ये दो नहीं कर रहे हैं? क्योंकि हाइड्रोजन की वजह से तो हो रहा है ना, हमने अभी देखा हाइड्रोजन की वजह से हो रहा है। तो आप कहेंगे कि जब इनका विलयन बनाया जाता है HCl एवं H2SO4 का, तो यहाँ पर हाइड्रोनियम आयन उत्पन्न होता है। ये हाइड्रोनियम आयन H आयन के कारण उत्पन्न होता है और इस H आयन के कारण ही विद्युत का चालन संभव हो पाता है। बात समझ में आई? आप इसमें ये बात लिखेंगे। इसीलिए HCl तथा H2SO4 अम्ल विद्युत का चालन कर पाते हैं, जबकि ग्लूकोज एवं अल्कोहल में ये आयन नहीं बनता है, हाइड्रोजन आयन नहीं बनता है, अतः ये विद्युत का चालन नहीं कर पाते। ये बात समझ में आ गई स्टूडेंट्स? एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ध्यान रखना है फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू कि आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। अब क्षारक के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो क्षारकों में क्या होता है, पहले क्षार और क्षारक में समझ लीजिए अंतर क्या होता है। तो क्षार कहते हैं जो क्षारक जल में घुल जाते हैं, जल में
घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। ये बात ध्यान में रहेगी, ठीक है, कहते हैं। तो हम यहाँ पर एक एग्जांपल ले रहे हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड का, ठीक है। तो ये जल, ये सॉलिड स्टेट में मतलब जल में नहीं घुला है, तो मतलब ये क्या है, ये क्षारक है। अभी इसको हमने जल में घोला, H2SO4 इसका जलीय विलयन जब बनाया तो ये आयंस में टूट गया, सोडियम और हाइड्रोक्साइड आयन, ठीक है, सोडियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन। तो यहां पर भी आयंस बन रहे, ठीक है। तो इस केस में भी क्या होगा, यहां पर आपको एक दो बातें ध्यान में रखनी है क्षारक से संबंधित, ठीक है। वो ये है कि क्षारक जो है ये संक्षारक प्रकृति के होते हैं, संक्षारक प्रकृति के होते हैं। इसमें आपको नोट लिखना है, एक दो नोट, ये संक्षारक प्रकृति के होते हैं। संक्षारक प्रकृति के मतलब कि कहीं पर गिर जाएगा तो उस वस्तु को या उस सतह को खराब कर देगा, है ना। संक्षारक प्रकृति के होते हैं। संक्षारण के बारे में हमने पढ़ा है पहले चैप्टर में, खराब हो जाती है वस्तु, है ना। तो संक्षारक प्रकृति के होते हैं और इसलिए हमें इनका प्रयोग क्या करना चाहिए, इसलिए इनका प्रयोग सावधानी पूर्वक करना चाहिए। तो ये बात समझ में आ गई होगी। ये जो क्षार होते हैं ये संक्षारक प्रकृति के होते हैं। ओके, प्रकृति के दो बार लिख दिया, इसको आप एक बार को काट देना। प्रकृति के होते हैं इसलिए इनका प्रयोग सावधानी पूर्वक करना चाहिए। तो ये बातें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। अब हम देखते हैं कि तनुकरण क्या होता है, ठीक है। इनको हमको कभी भी चखना नहीं चाहिए, छूना नहीं चाहिए, ठीक है। बिल्कुल स्पेसिफिक केयर के साथ, स्पेसिफिक आपको सेफ्टी के साथ इनका यूज करना चाहिए। नेक्स्ट पार्ट हम समझते हैं कि तनुकरण क्या होता है। तनुकरण एक प्रक्रिया है जिसमें हम अम्ल या क्षारक में जल मिला देंगे, तनुकरण की प्रोसेस। और इसे हम डाइल्यूशन कहते हैं, डाइल्यूशन। एक तरीके से आपने सुना होगा पतला करना, है ना। जैसे आप पानी, दूध होता है तो दूध में पानी मिलाएंगे तो दूध पतला हो जाता है ना, तो उसे बोलेंगे दूध का तनुकरण, ठीक है। तो ऐसे ही क्या होगा, अम्ल प्लस क्षार में यदि पानी मिलाएंगे तो ये डाइल्यूट होने लगते हैं। लेकिन आपको इसमें कुछ बातें ध्यान में रखनी है। वो आपको कौन कौन सी बातें हैं जो ध्यान में रखनी है। नंबर 1, पहले तो ये लिखेंगे तनुकरण क्या होता है। तो अम्ल तथा क्षारक को जल में घोलने की प्रक्रिया को तनुकरण कहते हैं, ठीक है। सेकंड पॉइंट, यह प्रक्रिया अत्यंत ऊष्माक्षेपी होती है। ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया याद करेंगे आप, चैप्टर नंबर 1 अभिक्रियाओं के प्रकार, संयोजन अभिक्रिया, उसमें ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हमने पढ़ी थी। अत्यंत ऊष्माक्षेपी होती है। ऊष्माक्षेपी मतलब कि ऊर्जा निकलना, ऊर्जा का निकलना, बहुत सारी हीट निकलती है इस प्रक्रिया में, अत्यंत ऊर्जा निकलती है। तो हमने क्या बोला था, जो प्रक्रिया अत्यंत ऊष्माक्षेपी होती है उसमें ज्यादा सावधानी बरतनी पड़ती है, ठीक है। इसलिए
ये प्रक्रिया करते वक्त हमें अत्यंत सावधानी रखनी चाहिए। सावधानी आप कैसे रखेंगे, किस प्रकार से आप जल को मिलाएंगे, रखनी चाहिए। क्या करेंगे आप जब जल को अम्ल में मिला रहे होंगे तो आपको उसको हिलाना भी है। अम्ल को सदैव धीरे धीरे तथा जल को, ये आप लोग नोटबुक में नोट भी कीजिए, तथा जल को लगातार, आपको जल का जो बीकर है उसको लगातार हिलाते हुए मिलाना चाहिए। मतलब कि यहाँ आपको दो बातें ध्यान में रखनी है। पहला लिखा हुआ है कि अम्ल को जल में मिलाना चाहिए, मतलब आप एक बर्तन में, ये बीकर है, इसमें जल लेंगे और अम्ल आप इसमें ऊपर से डालेंगे यहाँ से। ऐसा नहीं कि आपने एक बीकर लिया, इसमें आपने इतना सारा अम्ल लिया और ऊपर से आप जल डाल रहे हैं, ये बिल्कुल ही गलत है। आपको ये काम नहीं करना है, अत्यंत सावधानी रखनी है। जल लेना है, जल में अम्ल को मिलाना है, इसको हिलाते भी रहना है इस बीकर को धीरे धीरे, और इसको थोड़ा थोड़ा मिलाना है, धीरे धीरे, स्लोली स्लोली। ठीक है, ये बातें ध्यान देंगी। क्या करना है, अम्ल को जल में मिलाना है और बीकर को हिलाते रहना है धीरे धीरे, और अम्ल को भी धीरे धीरे से डालना है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आपको जो ध्यान देना है, यदि अगर ऐसा नहीं होगा तो हम क्या कर सकते हैं, यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो क्या होगा, जो हमने पिछली क्लास में, मतलब अभिक्रिया जब हम पढ़ रहे थे उसमें छेपी, तो वहां पे देखा था, अगर जब आप जल को अम्ल में मिला रहे हैं तो एक अभिक्रिया होगी, और यह अभिक्रिया हमने देखी किस प्रकार की होगी, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होगी। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के कारण क्या होगा, ऊर्जा निकलेगी बहुत सारी, और ये ऊर्जा जो है, ये जो भी उससे विलयन है, ये आपके चेहरे पर गिर सकता है। ठीक है, या फिर क्या हो सकता है, ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो आप जल सकते हैं। ठीक है, और चेहरे पर गिर सकता है। जिस बर्तन में आप, जिस पात्र में आप इस अभिक्रिया को कर रहे हैं, वो पात्र टूट भी सकता है, मतलब नुकसान हो सकता है। तो आपको इस चीज से बचना है, आपको इन सारे नियमों का पालन करना है। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं डाइल्यूशन से संबंधित। तो ये प्रक्रिया है, इसमें क्या होगा, इसमें जो आयन की सांद्रता है उसके प्रति इकाई आयतन में कमी हो जाएगी। तो तनुकृत करने की प्रक्रिया में आप लिखेंगे कि अम्ल तथा क्षारक के जो आयन्स हैं, प्रति इकाई आयतन में उपलब्ध जो आयन्स हैं, उनकी संख्या में कमी आ जाती है। तो इतना सारा आज की क्लास में हमने पढ़ा। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का जो भी पढ़ा है वो समझ में आया होगा। हम मिलते हैं अपनी अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। आप तब तक के लिए इस लेक्चर को रिवाइज कीजिएगा डेली की तरह, और अगले लेक्चर में हम देखेंगे इस चैप्टर से आगे कुछ इंपॉर्टेंट बातें। थैंक यू वेरी मच।